इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न है, वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं जीएसटी। बी ऑप्शन में बिक्री कर, सी प्रत्यक्ष कर, डी अप्रत्यक्ष कर। तो वे कर जो दूसरे पर टाले नहीं जा सकते हैं, जिस पर लगाए जाते हैं, उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है या उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जिस सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है और वही व्यक्ति वास्तविक रूप से कर का भुगतान करता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर का जो है स्थानांतरण नहीं होता है, या जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या कह सकते हैं जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब अगर प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, मतलब आयकर को टाला नहीं जा सकता है। निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और इसके अलावा स्टेट ड्यूटी कर भी प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी को रखा गया है। प्रत्यक्ष कर विवर्तन योग्य नहीं होता है। इसके अलावा साथ में अगर अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो इसका आंसर जो है 1 नंबर प्रश्न का सी है। इसके अलावा अगर अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा ना दिया जाए बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाए, तो उसे या ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब कराघात क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कराघात किसे कहा जाता है और करापात किसे कहा जाता है। तो कराघात जिस व्यक्ति का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कराघात क्या है कि सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उसे कराघात कहा जाता है। या कह सकते हैं कर का प्रारंभिक मौद्रिक मूल्य कराघात कहलाता है और कर का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है करापात कहलाता है। या अगर अन्य परिभाषा की बात की जाए अप्रत्यक्ष कर की, तो जो कर विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, मतलब जो दूसरे पे टाला जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे सीमा कर, सीमा शुल्क या सीमा कर, उत्पाद कर, सेवा कर और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यय कर लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद पर, विलासिता की वस्तुओं की खरीद पर, व्यक्तिगत उपभोग संबंधी व्यय पर, होटल में रहने, भोजन, शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर। तो व्यय कर जो है होटल में रहने, भोजन, शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर लगाया जाता है। डी ऑप्शन सही है 2 नंबर प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न है, उपकर होता है। उपकर क्या होता है? एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। हाँ ठीक है, यही सही है। उपकर जो होता है एक प्रकार का विशेष कर होता है जिससे जो राजस्व प्राप्त होता है उसका जो उद्देश्य होता है वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो राज्य सरकार कौन सा कर लगाती है? आयात एवं निर्यात केंद्र सरकार लगाती नहीं लगा सकती है। आयकर केंद्र सरकार लगाती है। संपत्ति कर केंद्र सरकार लगाती है। भू राजस्व कर जो है राज्य सरकार लगाती है। तो 4 का सही आंसर डी है। 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर होगा। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, कोई नहीं। यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो, सभी आय वर्गों के लिए समान, तो इसी कोई नहीं होगा क्योंकि इसे आनुपातिक कर कहा गया है। अगर कर के प्रकारों की बात की जाए तो उसमें एक तो प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक और अधोगामी 4 प्रकार के कर हैं।
और यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर होगा, तो वह कर आनुपातिक कर होगा, इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अब प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी तथा अनुपातिक कर क्या है, इनको जान लेते हैं डिटेल से। पहले प्रगतिशील कर क्या है, तो प्रगतिशील कर वह कर है जब कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, तो ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहा जाता है। कर आधार का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपये आय है तो कर की दर 10% है, जिससे कर राजस्व 10 रुपये प्राप्त होगा अगर 10% है। इसी प्रकार से कर आधार जब बढ़ गया 200 रुपये हो गया तो कर की दर 20% हो गई तो कर राजस्व 40 रुपये हो जाएगा। कर आधार बढ़ के 300 रुपया हो गया तो कर की दर बढ़ के 30% हो गई तो कर राजस्व 90 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है तो ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहा जाता है। किसी भी देश में समानता प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील कर को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इसके आरेख की बात की जाए तो क्या होता है, यह आरेख होता है जिसमें क्या बताया गया है कि आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती चली जाती है, ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहा गया है। अगर दूसरे कर की बात की जाए तो दूसरा कर प्रतिगामी कर है। प्रतिगामी कर जो है, प्रतिगामी कर प्रगतिशील कर का विपरीत है। प्रतिगामी कर किसे कहते हैं, तो जब कर आधार बढ़ता है तथा कर की दर घटती है तो ऐसे कर को प्रतिगामी कर कहा जाता है। इस कर में क्या होता है, अमीरों पर कम कर लगाने से बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे गरीबों से सरकार ज़्यादा कर वसूल लेती है, जिससे क्या होता है, गरीबों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे सरकार बलात् बचत को बढ़ाने का प्रयास करती है। प्रतिगामी कर को सामाजिक एवं न्यायिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं माना गया है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसे वैध माना गया है। क्या है प्रगतिशील कर, जिसमें कर आधार बढ़ने पर कर की दर कम होती है। मान लेते कर आधार 100 रुपये है तो कर की दर 20% थी और जिससे राजस्व की प्राप्ति 20 रुपये होती थी। अगर कर आधार 200 रुपया हो गया, कर आधार बढ़ के 200 रुपया हो गया, जिससे कर की दर घट गई 10% हो गई, जिससे राजस्व 20 रुपये प्राप्त हो रहा है। कर आधार बढ़ के 300 रुपया हो गया, जिससे कर की दर घट के 5% हो गई, जिससे कर राजस्व जो है 15 रुपये प्राप्त होगा। तो प्रतिगामी कर क्या होता है, कर आधार बढ़ने पर कर की दर घटती है, ऐसे कर को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से आनुपातिक कर क्या होता है, तो जब कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर स्थिर रहती है तो उसे आनुपातिक कर कहा जाता है। इस कर में सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करती है। प्रतिभूत लेन देन कर को आनुपातिक कर का एग्जाम्पल कहा जाता है। ये आनुपातिक कर है जिसमें क्या होता है, कर आधार मान लेते हैं 100 रुपये है तो कर की दर 10% है तो राजस्व जो है 10 रुपये प्राप्त होगा। कर आधार बढ़ के 200 रुपये हो गया, जिसमें भी कर की दर जो है 10% है तो कर राजस्व 20 रुपये हो गया। कर आधार बढ़ के 300 रुपया हो गया, कर की दर वही रही है, स्थिर है 10%, तो कर राजस्व 30 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा कर जब कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर स्थिर रहती है तो उसे आनुपातिक कर कहा जाता है। एक कर है अधोगामी कर। तो अधोगामी कर क्या है, अधोगामी कर क्या होता है, प्रारंभ में कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर आनुपातिक होती चली जाती है। तो उससे क्या कहते हैं, जैसे कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ी फिर आनुपातिक हो गई। मान लेते हैं 100 रुपये थी कर की दर, तो कर आधार 100 रुपये था तो कर की दर 10% थी, राजस्व 10 रुपये प्राप्त होता था। 200 हो गया तो 20% हो गई, राजस्व 40 प्राप्त होता था। 300 आय होने पर 30% कर की दर हो गई तो राजस्व 90 रुपये प्राप्त होता था। 400 रुपये और 500 रुपये में कर की दर जो है 30% ही है, स्थिर है, तो इससे राजस्व 400 रुपये में 30% 120 रुपये प्राप्त होता है और 500 में 150 रुपये प्राप्त होता है। मतलब प्रारंभ में कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होती है, स्थिर हो जाती है। ऐसे कर को अधोगामी कर कहा जाता है और भारत में आयकर को अधोगामी कर का एग्जाम्पल माना गया है। आयकर जो है अधोगामी कर का एग्जाम्पल है, यह इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अधोगामी कर का एग्जाम्पल है, तो आयकर है। तो इस प्रकार से यदि कर दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो इसे
आनुपातिक कर कहा जाता है ही नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कर विवर्तन हो सकता है। तो कर विवर्तन पीछे की ओर भी हो सकता है और आगे की ओर भी हो सकता है। तो ए तथा बी दोनों सही है, ए तथा बी दोनों सही है, डी ऑप्शन में है तो डी सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, सूची फर्स्ट में एडम स्मिथ द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो एडम स्मिथ ने कर के सिद्धांत, कर के संबंध में सिद्धांत दिया, तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से। इसके बाद उत्पाद शुल्क, तो उत्पाद शुल्क ये क्या है, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, तो बी का मिल जाएगा 1 से। कीन्स जो है राजकोषीय नीति से संबंधित है, तो सी का मिलान हो जाएगा 5 से। अनुत्पादक ऋण जो है युद्ध वित्त 2 से संबंधित है, डी का मिलान हो जाएगा 2 से। आयकर जो है कर के सिद्धांत, आयकर क्या है, आयकर जो है प्रगतिशील कर का एग्जाम्पल है, इसे अधोगामी कर भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से 4, ए का मिलान हो जाएगा 4 से, बी का 1 से, सी का 5 से, डी का 2 से, तो बी ऑप्शन सही है। साथ में अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से चर करों के विवर्तन पर प्रभाव डालते हैं। समय, कर का क्षेत्र, मांग तथा आपूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम। केवल 1 तथा 2 सही हैं, केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है। इनके में से कौन से चर करों के विवर्तन पर प्रभाव डालते हैं, तो करों के विवर्तन पर प्रभाव डालने में सिर्फ मांग तथा पूर्ति की लोच सही है, तो 8 का सही आंसर बी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच अधिक होने पर करापात अधिक होगा विक्रेता पर, क्रेता पर, ए तथा बी दोनों पर कोई नहीं, तो मांग की लोच अधिक होने पर करापात जो है क्रेता पर अधिक होगा। 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब कर का संपूर्ण भार पड़ेगा। यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा, सी ऑप्शन सही 10 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है यह है चुंगी कर, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर। तो जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता उसे आयकर कहा जाता है, आयकर सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न रेखाचित्र किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है। तो यह रेखाचित्र जो है अधोगामी कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या बताया गया था, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अधोगामी कर प्रारंभ में कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती जाती है। जैसे कर आधार बढ़ रहा है तो कर की दर भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कर आधार बढ़ने पर कर की दर क्या होती है, स्थिर हो जाती है, तो ऐसे कर को अधोगामी कर कहा जाता है। और भारत में आयकर जो है अधोगामी कर का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, तो 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी। तो एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत जो है वह 0 होगी, 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो है मेरिट वस्तुओं का एग्जाम्पल है, तो 14 का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एच डाल्टन द्वारा किया गया था, एच डाल्टन, बी ऑप्शन में दिया गया है, 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब क्या होता है, आयात सस्ते और निर्यात महंगे, आयात महंगे और निर्यात सस्ते, आयात और निर्यात दोनों महंगे, आयात और निर्यात दोनों सस्ते। तो जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं, आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। आयात महंगे होने से आयात कम होता है और निर्यात सस्ते होने से निर्यात ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट
में सुधार होता है, इसीलिए किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो इस प्रकार से 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि उत्पन्न करती है, कमी उत्पन्न करती है, कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, ए था बी दोनों सही। तो अवमूल्यन की क्रिया जो है घरेलू मुद्रा के मूल्य में किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि अवमूल्यन वह क्रिया है जिसमें सरकार जानबूझकर कि अपनी देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करती है। जब बाह्य मूल्य में कमी होती है तो इससे क्या होता है, वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है, वस्तुएं सस्ती हो जाती है ना, इससे वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, निर्यात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात ज़्यादा होने लगते हैं, और आयात महंगे हो जाते हैं, इससे आयात कम हो जाते हैं। जो निर्यात ज़्यादा होने से और आयात कम होने से बीओपी में सुधार होता है। तो इस प्रकार से अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। 18 का सही आंसर सी है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। इनमें से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? आंकड़ों का प्रकाशन, नोट निर्गमन, बैंक दर नियंत्रण, साख सृजन। तो साख सृजन जो है व्यापारिक बैंक करती है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का कार्य करती है, तो व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, यह व्यापारिक बैंक का कार्य है। तो 19 का सही आंसर डी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिकार्डो, मार्शल, एडम स्मिथ, डाल्टन। तो व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो द्वारा किया गया था। 20 का सही आंसर डी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।